तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज साथियों कई दिन बाद आज हम वीडियो बना पा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई और उसके लिए सॉरी आपसे। लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पहला जो हमारा चैप्टर था 10th के मैथ का वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने आपको सारे बेसिक और जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे सारे आपको करवा दिए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से पिछली सालों में जो 2 नंबर के 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आए हैं, उस तरीके के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से इनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं और जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, ये हमारे सामने है कि 867 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मासा के बारे में बता दूंगा, यानी HCF। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको HCF यानी मासा निकालने की 2 विधियां होती हैं। तो उसमें एक जैसे गुणनखंड विधि होती है और एक हमारी होती है भाग विधि। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, बेसिकली ये भाग विधि ही है। मैंने आपको जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझाया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, वहां पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन एक बार फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाग विधि क्या है, उसको यहाँ पे कैसे उसका यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो देखिए, मान लीजिए मैं कोई 2 संख्या ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 15 और एक संख्या ले ली मैंने मान लो 35। मुझे इन दोनों संख्याओं का क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि बता देता हूँ, काफी सिंपल है। तो देखिए, तो उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी 2 संख्याएं हैं उनके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अब क्या है, ये 15, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो 5 गुणा 3 होगा। दूसरा, अगर मैं 35 के गुणनखंड करूं तो ये कितना होगा, 5 गुणा 7 होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें ये देखना होता है इन दोनों का HCF जो होगा वो क्या होगा, जो नंबर कॉमन आ जाएगा। देखिए ये यहाँ कॉमन आ रहा है तो इनका 5 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान है। दूसरा, मैं भाग विधि बता दूं। भाग विधि, तो भाग विधि क्या है कि आपको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 15 छोटी संख्या है और 35 बड़ी है, तो भाग लगाइए। तो 15 दूनी 30, यहाँ 5 रिमाइंडर बचा। देखिए, अगर जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है उस समय जो हमारा भाजक होता है वही उसका HCF हो जाता है। मतलब ये जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 होता तो यही इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाता, HCF हो जाता। तो अभी तो रिमाइंडर 5 है, तो क्या करेंगे, उस रिमाइंडर का भाग उस भाजक से लगाएंगे, भाजक में लगाएंगे। तो अभी 15 है भाजक, तो भाग लगाएंगे उसमें। तो 5 दिया 15, रिमाइंडर कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो ये जो संख्या है यही आपका क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। सॉरी, ठीक है। तो यही आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके आपको ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ये हमारी क्या होती है, a बराबर वी क्यू प्लस आर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे इसमें बड़ी संख्या क्या है 867 और छोटी संख्या है 255। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा रफ कार्य कर लेना है। तो साइड में आप रफ कार्य कर लेंगे। तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही भाग विधि से ही करना है। 867 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आपको भाग करना है। तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार। तो 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 11 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 3 बार चला जाएगा। 5 दिया 15, 15 का 5, 5 दिया 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये चला गया आपका 3 बार। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 0
और यहाँ पे 1। तो देखिए इस समय यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो उस समय जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं यानी भाजक, वही संख्या इसका एचसीएफ हो जाती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस संख्या के बराबर क्या लिखेंगे 867 बराबर क्या करेंगे, भाजक का गुणा भागफल से करेंगे 255 इंटू 3 और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे। ये मैंने अच्छे से आपको पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना। यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना है, 102 है, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका एचसीएफ नहीं बता सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हमने एचसीएफ क्यों नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 0 नहीं है। अब इसका स्टेप सेकंड करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है और इस बार भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो दूसरा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 102 है, तो फिर क्या करते हैं, रिमाइंडर से भाजक में भाग लगाते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 255। अब कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। तो यहाँ पे 1 बचे, 5 में से 4 गए, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 5 बचा। तो देखिए रिमाइंडर तो अब भी यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है। तो फिर स्टेप सेकंड में लिखेंगे, ये जो बीच वाली संख्या है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 255 बराबर 102 गुणा 2 और प्लस में रिमाइंडर है इसका 51। तो यहाँ पर भी हम इसका एचसीएफ नहीं बता सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, r जो है 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर दोबारा से जो रिमाइंडर आया है उसका भाग इस भाजक में लगा देंगे। तो 51 दूना कितना होता है, 102। तो अब देखिए रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 है उस समय कितनी संख्या से भाग लगा रहे हैं, 51 से। तो 51 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड है इसका, ये हो जाएगा आपका कितना है, 102। 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r जो है 0 के बराबर है, अतः HCF यानी मासा कौन सी संख्याओं का, 867 एंड 255 बराबर कितना, 51। तो ये इसका हो गया फाइनली आंसर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आप दो संख्याओं का एचसीएफ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो काफी आसान है, बस भाग विधि है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानते हैं तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक, तो बेसिकली अब जानते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है, वो मैं आपको पहले बता दूं। तो सबसे पहले आप जानते हैं पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक का मतलब है कोई ऐसा नंबर, मतलब पूर्णांक मतलब कह सकते हैं हम पूरा अंक, पूरा अंक जो होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। उसमें मतलब जो नंबर होते हैं वो किसी भिन्न की संख्या में नहीं हो सकते, भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकते या दशमलव में नहीं हो सकते। तो इस ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये इस बीच में इसमें 0 है, तो आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो पॉजिटिव होंगे, 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक होंगे। अब आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो ये नेगेटिव नंबर होते जाएंगे, तो और ऐसे अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से अब थोड़ा सा एक चीज देखेंगे, संख्या रेखा पर जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब पूर्णांक है।
तो ये जो यहाँ से ये जो पूरा एक समूह है, ये इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो समूह है इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। तो ये हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको हम कहते हैं जीरो पूर्णांक। तो इसने क्या कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ये पहले धन पूर्णांक में आएंगे। तो ये कौन से हैं, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक की केवल बात करी है, तो विषम पूर्णांक कौन से होंगे, कहने का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, वो हो जाएंगे आपके धनात्मक विषम पूर्णांक। और सम पूर्णांक कौन से होंगे, जिनमें 2 का भाग चला जाएगा, इवन। तो देखिए यहाँ से क्या है, 7 है, 5 है, 3 है, ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूर्णांक को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस तरीके का हो सकता है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक पूर्णांक लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। और यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो वो हमारी क्या होती है, वो होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। तो मैंने इसको अगर एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया तो मैं इसके ऐसे लिख सकता हूं, तब a बराबर 4q प्लस 1। तो जब मैं a बराबर 4q प्लस 1 मैंने ये मान लिया, क्योंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, देखो अगर मैं इससे समीकरण 1 से इसकी तुलना करूं तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर b है, यहाँ देख रहे हैं आप r, यहाँ पर देखो r का मान 1 है। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने जब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझाया था तो वहां पर एक चीज और बताई थी कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन और होगी, तो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये ऐसे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पर हमने भाजक क्या लिया था, देखो इस तरीके से a को हमने b से भाग लगाया था, तो हमारा कोई भागफल कोशेंट q आया था और कोई रिमाइंडर हमारा r आया था। तो हमने लिखा था a बराबर, इस a के बराबर b इंटू क्यू, इसका और इसका गुणनफल प्लस r। तो आप जानते हैं ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा इस संख्या से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है, तभी तो भाग नहीं जाएगा। अगर ये बड़ा होगा तब तो इसका भाग चला ही जाएगा ना, फिर तो भाग कब नहीं जाता है, जब ये संख्या छोटी हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो b है वो r से बड़ी है। तो अब b का मान कितना हो गया, यहाँ b का मान 4 है। देखिए यहाँ पे अगर तुलना करें समीकरण 1 से तो देखिए यहाँ 4, यहाँ b, यहाँ q, यहाँ पर q। तो अर्थात अतः यहाँ हम लिखेंगे b बराबर कितना हो गया, 4। जब b का मान 4 हो गया तो जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, तो वो 4 से कम ही होगा ना। तो v का मान 4 है, तब हम क्या कह सकते हैं, जो r के मान होंगे कितने कितने होंगे, या तो 0 होगा, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि b का मान ही 4 है। तो जो हमारा भाजक होता है उससे शेषफल का मान हमेशा कम होता है, तो वो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या है, अब क्या करेंगे कि रिमाइंडर के जो मान है उनमें से पहला मान रखेंगे समीकरण 1 में और b का मान 4 रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में r बराबर 0 व b बराबर 4 रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4q। तो देखिए ये 4q आ गया, तो ये 4q क्या है, इसमें आप 2 से
डिवाइड कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, सम पूर्णांक है। क्योंकि जिन संख्याओं में 2 का भाग जा सकता है वो होंगे सम संख्याएं, और जिनमें भाग नहीं जाएगा वो होंगी विषम संख्याएं। तो हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो चलिए स्टेप सेकंड करते हैं। तो स्टेप सेकंड है हमारा, उसमें क्या करेंगे, फिर समीकरण 1 से तो लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 व r बराबर 1 व b बराबर 4 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बराबर 4q + 1। देखिए यहाँ पर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। ठीक है, तो अभी r के हम और जो मान है उनको भी रख लेते हैं। तो अब हम करते हैं स्टेप थर्ड। तो फिर से वही करेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 2 व b बराबर 4 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q + 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो 2q + 1 हो जाएगा, और फिर आराम से इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो ये भी क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है, ये एक सम पूर्णांक है। तो अब एक और मान बचा है 3, इसको भी रख लेते हैं। तो इसका करते हैं स्टेप फोर्थ। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 3 व b बराबर 4 रखने पर, तो क्या होगा, देखो a बराबर 4q + 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आएगा और ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह एक विषम पूर्णांक है। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें एक लाइन लिखनी होगी, हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का हो सकता है। इस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे, ये आपको प्रूव करना था। दूसरी चीज एक और आप समझ लें, अगर क्वेश्चन को वो थोड़ा चेंज भी कर देता है, अगर वो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक समपूर्णांक, तो जब समपूर्णांक की बात करेगा तो वो इनको थोड़ा सा चेंज कर देगा। हो सकता है 4 की जगह 6 ले ले, 6q + 3, 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का होता है। तो उस समय आप देख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर विषम यहाँ पे सम की बात करता तो हम एक इसको लेते हैं और एक इसको लेते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों, ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ध्यान से देखना। आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप एग्जाम में आराम से इसको कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब कोई अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस संख्या को एक परिमेय संख्या के इक्वल मान लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना √2 एक क्या है, इसके विरोधाभास में मानेंगे, यानी इसमें अपरिमेय संख्या बोला है तो हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है।
तो ये एक, यदि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आप जानते हैं क्या होती है कि जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और वो संख्या कैसे हो, पूर्णांक हो और सहअभाज्य संख्याएं हों। चलिए इसको लिखते हैं। तो तब हम कह सकते हैं कि √2 बराबर p अपॉन q, जहां p व q पूर्णांक व सहअभाज्य संख्याएं हैं और कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ये सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं यानी को प्राइम नंबर, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो वह जो नंबरों का, संख्याओं का जो पेयर होता है उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 और 15, तो ये एक ऐसा पेयर है। देखिए इसका अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 का गुणनखंड 2 ही होगा और 15 का गुणनखंड करूंगा तो क्या होगा, 3 गुणा 5 होगा। तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह जो पेयर है इसको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता मान लीजिए 10 और 25, क्या ये सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए 10 में होता है 2 गुणा 5 और 25 में होता है 5 गुणा 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में 25 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी 5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये दोनों संख्याएं क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ऐसे ही हम इसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 100 बटे 30। ठीक है। तो देखिए अब ये संख्या है तो ये एक तरह से परिमेय संख्या प्रॉपर्ली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये संख्याएं और भी छोटी करी जा सकती हैं। तो जो सबसे छोटा मान होगा इन दोनों का, वही पूर्ण रूप से हम उसको कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो जैसे मान लीजिए ये 0 से 0 कट गई, तो यहाँ से क्या हो गया, अब ये 10/3 हो गया। अब ये प्रॉपर एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब जो परिमेय संख्या लिखी होगी उसके बाद उसको काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता, और अगर छोटा किया जा रहा है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इसको ध्यान से देखेंगे हम। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जो भी अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या के बराबर मान लेना है। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो परिमेय संख्या होती है उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो दोनों पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो चलिए हमने सहअभाज्य संख्या को भी जान लिया, परिमेय को जान लिया और अपरिमेय को भी। यहाँ अब हम देखते हैं पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम दोनों साइडों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन q का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि √2 से स्क्वायर से अंडर हट जाएगा और यहाँ पे मिलेगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि देखिए मैं अगर q को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक चीज को आप ध्यान से समझना। मान लीजिए एक संख्या है जैसे 4 है और मैं इसको डिवाइड करूं 2 से, तो 2 का भाग 4 में 2 बार चला जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये 4 का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें इसका भाग पूरा जा रहा है। ठीक है। अब मैं इसमें दूसरा काम कर दूं, इसमें आगे ये कर दूं कि ये जो 4 है इसका स्क्वायर कर दूं। ठीक है। तो यहां से अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा, 16/2, तब भी इसका भाग चला जाएगा 8 बार। कहने का मतलब यदि कोई संख्या ऐसी है, जैसे ये हमने पहले इसको वर्ग नहीं किया था तब इसका गुणनखंड 2 था, तो वर्ग करने के बाद भी 2 इसका ही गुणनखंड रहेगा। इसके विपरीत में भी बोल सकते हैं कि यह जब हमने वर्ग किया था तब ये गुणनखंड था 2, तो वर्ग नहीं करेंगे तब भी यह एक गुणनखंड उस संख्या का रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, p का 2 एक गुणनखंड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि p स्क्वायर का 2 एक गुणनखंड है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, जब वर्ग करने पर संख्या का ये गुणनखंड है, तो जब वर्ग नहीं करेंगे तब भी आएगा।
आप करके देख लेना। तब P का 2 भी एक गुणनखंड होगा। ये बात आप समझ पाए कि पी स्क्वायर का यदि 2 एक गुणनखंड है तो P का भी 2 एक गुणनखंड होगा। P का भी 2 एक गुणनखंड होगा। अब आगे एक स्टेप और है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि माना यहां पर P बराबर हम एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए, एक चीज और ध्यान रखना, यदि यहां पर जैसे पूछा है √2 तो आप 2 ही लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। 2a ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। जैसे P एक पूर्णांक है वैसे ही a भी एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे √3 होता तो हम P बराबर 3a या 3b जो भी आप चाहें ले सकते हैं, बस वो पूर्णांक होना चाहिए, वास्तविक संख्या, ठीक है। समझ में आई बात। दूसरा, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पर भी 5 लेते, अगर 7 होता तो P बराबर 7a लेते। अब इस मान को हम क्या करेंगे, इसमें P की जगह पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर P का मान 2a का स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ से देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4a बटा 2। देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से ये जो 2 है इसके क्यू के नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर p स्क्वायर बटा 2 था, तो p स्क्वायर का 2 एक गुणनखंड था, तो p का भी 2 एक गुणनखंड। ऐसे ही यहाँ पर q के संदर्भ में ये चीजें हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर का 2 एक गुणनखंड है, तब Q का भी 2 एक गुणनखंड होगा। आप चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं समीकरण 1 और इसको बोल सकते हैं समीकरण 2। अब देखिए, आप जानते हैं अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कोई यदि परिमेय संख्या है तो उसका मतलब है कि उसको और उससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी परिमेय संख्या थी वो क्या थी, P/Q थी। इसका मतलब इसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। हमने यहाँ पर P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 निकाल लिया और Q का भी हमने एक गुणनखंड 2 निकाल लिया। इसका मतलब हमने इसको और ज्यादा छोटा कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर ये कहा था कि हमने इसको सहभाज्य संख्या यानी परिमेय संख्या लिया है, जो सहभाज्य है संख्याएं हैं P और Q। यहाँ P और Q दोनों के ही 2 एक गुणनखंड आ गया, यहाँ पर भी 2 गुणनखंड आ गया, यानी यहाँ पर भी एक गुणनखंड आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको और ज्यादा छोटा कर दिया। तो और ज्यादा छोटा कर दिया, इसका मतलब वो परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अतः हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से लास्ट में लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात यहां से प्रूव हो गई। तो देखिए बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है। अब आपके एग्जाम में √2, √3, √5, √7 कुछ भी पूछ ले, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है, बस ध्यान रखना है यहाँ पर जो हमने ये जो P बराबर 2a रखा है, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे √3 प्रूव करवाता तो हम यहाँ पे 3 लेते, अगर 5 करवाता तो हम 5 लेते, अगर 7 तो 7, बस इतना चेंज करना है। इसी तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से अपरिमेय संख्या से रिलेटेड और किस टाइप के क्वेश्चन को वो पूछता है। तो ये तो बस ये मान लीजिए अपरिमेय संख्या का जो प्रूफ करने का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये सबसे कठिन मान लीजिए। वैसे बिल्कुल आसान है, लेकिन और क्वेश्चन है जो अभी मैं और जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ इस टाइप के, उसके तुलना में यही सबसे कठिन बच्चे समझते हैं। थोड़ा सा थ्योरी लिखनी होती है इसमें। अब बताइए, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, अगर आप इस तरीके से करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर आपके
वो एग्जाम में मिलेंगे आपको। चलिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है साथियों। देखो इसमें देखिए 2 का गुणा और कर दिया है। तो ये अगर हम इतना क्वेश्चन रखते तो ये पहले जैसा ही था, लेकिन इसमें 2 से गुणा कर दिया है तो ये और ज्यादा सिंपल हो गया है। तो क्या करेंगे, हल करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले काम यही करना है कि जो भी संख्या है जिसको आपको अपर में सिद्ध करना है उसे आप एक परिमेय संख्या के इक्वल मान लीजिए। तो हम लिखते हैं माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे तब 2√3 बराबर P/Q, जहां P व Q पूर्णांक व सहअभाज्य संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो आपको लाइन बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल हर इस टाइप के क्वेश्चन में लगानी है। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये 2 गुणा में है, नीचे आ जाएगा भाग में। तो √3 बराबर P/2Q। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है अब। और ये देखिए ये परिमेय संख्या थी, अब यदि हम हर में 2 से गुणा कर देंगे तब भी ये क्या रहेगा, ये अपरिमेय ये क्या रहेगा, ये P और Q क्या थे, पूर्णांक। तो 2 में अगर पूर्णांक में किसी पूर्णांक से आप गुणा कर देंगे तो पूर्णांक ही रहेगा। तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो ये क्या है, ये जो संख्या है देखिए ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड हमें ये बता रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, राइट हैंड साइड हमें ये बता रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या ये विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्या ये इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अतः हम ये कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको आप ध्यान रखना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल आसानी से उसको कर लेंगे, बस एक मेरी ट्रिक को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है, माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो फिर क्या है, P/Q। क्या लिखेंगे, तब ये हो जाएगा आपका 2 + √3 बराबर P/Q, जहां P व Q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। और जहां पे Q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 क्या है, 2 प्लस हो रहा है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता है, वो इस तरीके से भी दे देता है 2 - √3। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसानी से, जैसे यहाँ प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही प्रोसेस होगा। तो क्या करेंगे, इस 2 को उधर कर दीजिए। तो √3 बराबर P/Q, ये 2 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से √3 बराबर, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, Q एलसीएम, तो P - 2Q हो जाएगा। अब देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं ये P पूर्णांक है, 2Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक ही आएगा, और नीचे भी पूर्णांक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सीधे आप बोल सकते हैं विरोधाभास उत्पन्न होता है। यहाँ पे जाइए, तो समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः 2 + √3
एक अपरिमेय संख्या है। ये बात प्रूफ हो गई। तो साथियों इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने नहीं कराया है, आप उसको कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। साथियों देखो, एक सप्ताह ये मान लीजिए आप मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आप देखिए, अब ज़्यादा टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बचा है, तो बिल्कुल आप ध्यान से पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पे लगा दीजिए। साथियों देखो, ये जो टाइम है ऐसा टाइम है कि अभी आप अपने जो आपका रिजल्ट है उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। अभी देखिए नवंबर, आज 6 तारीख है, तो नवंबर का पूरा महीना ही है, मान लो 25 दिन है लगभग, और दिसंबर का पूरा महीना है, और जनवरी का लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि 90 से 95 दिन आपके पास हैं, और ये पूरा रिजल्ट बदलने के लिए काफ़ी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करने लग जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, और मैं आपके साथ हूँ। बस आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके पढ़ते रहिए, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपके साथ अब बना रहूँगा, और आपको हर चैप्टर की वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।